जय हिंद बच्चों। आज जो हमारे टॉपिक हैं 6 टॉपिक हैं टोटल, जिनमें सबसे पहला है कूलाम का नियम एवं कूलाम बल, दूसरा है पराविद्युतांक, तीसरा है कूलाम बल स्थिति सदिशों के रूप में, चौथा है कूलाम बल की विशेषताएं, पांचवा है कूलाम बलों का अध्यारोपण और छठा है पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। अब ये सारा चीज़ हमें करना है। सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? असल में कूलाम का नियम जो होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उसे कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, इसे स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये जो कूलाम बल होता है ये 3 राशियों पर निर्भर करता है मेनली। सबसे पहली राशि क्या है इसमें? वो है आवेशों का परिमाण यानी मान। तो आवेशों का परिमाण, दूसरा है आवेशों के बीच दूरी कि उनके बीच दूरी कितनी है, और तीसरा है आवेशों के बीच माध्यम क्या है। ये 3 राशियों पर निर्भर करता है। अगर हम गणितीय रूप में इसको लिखना चाहें तो मान लिया हमारे पास एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, जिनके बीच दूरी r है और निर्वात में है। तो अब इनके बीच जो बल होगा F, वो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समानुपाती संबंध हो गया। और अगर समानुपाती नियतांक हटाना है तो एक K लगाना पड़ेगा हमें समानुपाती को हटाने के लिए। तो K जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। ये कूलाम बल हो गया। अब वायु या निर्वात में, अगर वायु या निर्वात है तो K का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। अब यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नोट जो होता है ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता का मतलब होता है किसी क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर से परमिट होने की परमिशन देना, ये होता है। इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 और इसका मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो हम आगे चल करके निकालेंगे कि ये कैसे हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वायु या निर्वात में जो कूलाम बल बनेगा फिर उसका सूत्र क्या बनेगा फिर? तो वायु या निर्वात में कूलाम बल का जो सूत्र बनेगा उसमें K का जो मान होगा वो हम यहाँ पर K का मान रख देते हैं। तो K के मान को निकालने के लिए हम एप्सिलॉन नोट का मान रख देंगे और एप्सिलॉन नोट का मान रखेंगे तो ये मान कितना बनेगा? 9 × 10⁹ ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है उसका उल्टा होता है, क्योंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक बनेगा K का मान उसका, K का मात्रक उसका इन्वर्स होगा। तो वो इन्वर्स होगा तो वो कितना होगा? उसका मान जो होगा वो उसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि वायु या निर्वात में अगर अब हम कूलाम बल को लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया निर्वात में, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा, यही हमारा कूलाम का नियम है। और ये जो बल है इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कूलाम बल कहते हैं। तो दो बिंदु, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल का मान ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आता है कि अगर मान लीजिए ये जो दो आवेश हैं Q1 Q2, इनका गुणा अगर 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, और धनात्मक कब होगा? जब दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी, या तो दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश हैं। तो दोनों को धन आवेश है तो भी गुणा धनात्मक आएगा, ऋण आवेश है तो भी गुणा धनात्मक आएगा। तो दोनों केस में जब प्रकृति समान है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे धन और धन आवेश है तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, इसी तरह से ऋण और ऋण आवेश है ये भी एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसका मतलब समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन अगर Q1 और Q2 का गुणा माइनस आता है, माइनस का मतलब 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, यानी एक धन आवेश है एक ऋण में, तो अगर एक धन आवेश को ऋण आवेश से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस मान जो होता है 1 से छोटा, 0 से छोटा होता है, तो इनकी प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पराविद्युतांक।
पराविद्युतांक एक नियतांक राशि है जो पराविद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ से संबंधित होती है। अब देखो, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश किसी कुचालक, कुचालक मतलब पराविद्युत, पराविद्युत मतलब पराविद्युत पदार्थ, तो अगर किसी कुचालक माध्यम में स्थित हैं तो इनके लिए स्थिर विद्युत बल नियतांक K का जो मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्साइला। अब ये जो एप्साइला है ये क्या चीज़ है? एप्साइला जो होता है इसे बोलते हैं हम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और इसका जो मात्रक होता है वही होता है जो एप्साइला नोट का है। और वो क्या मात्रक होता है? कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही मात्रक है जो एप्सिलॉन नॉट का है। ठीक है, तो अब देखो, अगर किसी पराविद्युत माध्यम में दो बिंदु आवेशों को अगर हमने रख दिया तो उनके बीच कूलाम्ब बल कितना हो जाएगा फिर? अब K का मान जो होगा वो चेंज हो गया पराविद्युत माध्यम के लिए, तो एफ एम, एम का मतलब मीडियम, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो पहले यहाँ पर क्या था? एप्सिलॉन नोट, अब एप्सिलॉन है। तथा निर्वात में इनके बीच कूलाम्ब बल, दूरी इतनी है, आवेश वही है, और निर्वात में अगर ये हैं तो इनके बीच कूलाम्ब बल, तो वो कितना होगा? उसमें K का मान क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, यानी एफ वी का मतलब है वैक्यूम यानी निर्वात, और एफ एम का मतलब है मीडियम यानी पराविद्युत माध्यम। तो एफ वी बटे एफ एम दोनों के हम क्या रख देते हैं? बलों के मान रख देते हैं। तो कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ निर्वात बटे एफ माध्यम जो आएगा वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट ये एक नियतांक राशि है, जैसे एप्सिलॉन आर लिखेंगे हम, और ये एप्सिलॉन आर, आर मतलब रिलेटिव, अनुपातिक, तो ये दो चीज़ों का अनुपात है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पराविद्युत नियतांक। ठीक है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यानी स्थिर वैद्युतिकी में कोई भी कुचालक पदार्थ है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वही मेज़र किया जाता है। और एप्सिलॉन आर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत नियतांक बोलते हैं, और ये मात्रकहीन राशि होती है। तो अतः दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में तथा उतनी ही दूरी पर माध्यम में कूलाम्ब बलों का अनुपात माध्यम का पराविद्युत नियतांक कहलाता है। माध्यम का पराविद्युत नियतांक कहलाता है। ये पराविद्युत नियतांक की परिभाषा होगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और, एप्सिलॉन का जो मान है उसको हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमें माध्यम में कूलाम्ब बल लिखना है तो एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम देखते हैं कि जो पराविद्युत नियतांक होता है ये अलग अलग पराविद्युत पदार्थों के लिए इसके मान क्या क्या होते हैं। तो जैसे देखो हवा, पहले तो हम निर्वात में देखते हैं। निर्वात जो होता है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। फिर हम बात करते हैं वायु, वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो लगभग 1 ही होता है। आप समझ लो 1.00059, ये पाठ्य पुस्तक में हमारी दिया हुआ है। इसी तरह से कांच होता है, जो कांच, कांच भी एक कुचालक पदार्थ है जिसे हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये आवेशित हो जाता है इसलिए इसके पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। तो कुचालक पदार्थ पराविद्युत होते हैं, ये बताया मैंने आपको। इसका मान 5 से 10 के बीच में होता है। ठीक है ना। इसी तरह से जो हम ज्यादातर जो यूज करते हैं उसमें आसुत जल है एक, आसुत जल यानी वाटर।
तो वाटर क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है कुचालक होता है, और इसके लिए जो मान होता है लगभग 80 के लगभग होता है। ठीक है। इसी तरह से रबड़ है, रबड़ रबड़ के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो लगभग आप ये मान लो कि 7 के लगभग होता है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो होती है O2 जो होती है उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान लगभग जो होता है वो 1.00053 के लगभग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये होता है, कोई भी धातु है, कोई भी धातु कोई भी धातु है उसके लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो लगभग अनंत होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है कि धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है अनंत होता है। अब इसमें से एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। अब क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो कूलाम बल लग रहा है इतनी दूरी पर, कोई भी दूरी है ये, उस कूलाम बल का मान जो है F है। अब मान लीजिए मैंने इनके बीच में एक धातु की प्लेट रख दी इस तरह से, ये धातु की हमने एक प्लेट इनके बीच रख दी। तो धातु की प्लेट रखने से अब इनके बल बीच में बल कितना हो जाएगा, एफ डैश। तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, एफ डैश का मान जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एफ डैश का मान जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम को रखने से जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे जो भी दूरी है उसका वर्ग। अब देखो अगर धातु है तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, अनंत। और अगर हम यहाँ पर अनंत का मान रख देंगे इसकी जगह, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/अनंत और आगे जो भी है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1/अनंत क्या होता है, जीरो होता है। तो एफ का मान क्या आ गया, जीरो। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि दो बिंदु आवेशों के बीच अगर धातु की कोई प्लेट रख दें तो बल का मान जो होता है वो क्या हो जाता है उनके बीच, अब शून्य हो जाता है। यानी उनके बीच कोई कुलाम बल अब नहीं लगता। तो दो आवेशों को अगर एक दूसरे पे बल नहीं लगाने देना चाहते तो उनके बीच कोई भी धातु की आप प्लेट रख सकते हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, कोई भी बिंदु आवेश है, उन बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में जो कूलॉम बल लग रहा है उसका बल बल का मान है एफ वी। ठीक है। अब इनको हमने क्या किया, एक ऐसे पराविद्युत पदार्थ में डाल दिया जिसका पराविद्युत नियतांक 8 है। तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो पहले यह निर्वात में है तो हमें बल दे रखा है, और फिर पराविद्युत पदार्थ में डाल दिया उतनी ही दूरी पर बल कितना हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र है, हमारे पास सूत्र क्या है, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर, ये सूत्र है। वी का मतलब वैक्यूम है, एम का मतलब मीडियम है। तो हमें कहाँ चाहिए, हमें मीडियम में चाहिए यानी माध्यम में चाहिए। तो एफ एम इसको ऊपर ले जाएंगे और एप्सिलॉन आर को नीचे ले जाएंगे। ठीक है। तो ये तो अपने को दे ही रखा है, निर्वात में तो एफ वी बल लग रहा है, और पराविद्युत पदार्थ कितना दे रखा है, एप्सिलॉन आर का मान 8 दे रखा है। तो अब बल कितना हो गया फिर, 1/8 हो गया। तो इस तरह से अब बल का मान जो हो जाएगा पराविद्युत पदार्थ डालने से ये हो जाएगा। तो इससे एक चीज और हमें पता चली कि जब हम दो आवेशों के बीच निर्वात में बल देखते हैं और फिर हम जब उसको उसी दूरी पर माध्यम में उसके बीच पराविद्युत माध्यम डाल करके उनके बीच बल देखते हैं, तो निर्वात में जो बल होता है उनके बीच वो बड़ा होता है बजाय पराविद्युत पदार्थ। यानी दो आवेशों के बीच पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति से कूलाम बल का मान जो होता है घट जाता है, और बहुत ज्यादा घट जाता है। अगर दो आवेशों के बीच हम पानी डाल दें तो निर्वात में जो उनके बीच लग रहा है उतनी दूरी पर पानी डालने के बाद वो बल कितना हो जाएगा, पहले से 1/80 रह जाएगा। बच्चों अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है कूलाम बल का सदिश रूप, यानी स्थिति सदिश रूप। क्योंकि कूलाम बल जो है वो एक सदिश राशि है तो इसे सदिश रूप में व्यक्त करना आवश्यक है। तो अब इसे देखो हम कैसे व्यक्त करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर दो बिंदु आवेश लेंगे और उन दो बिंदु आवेशों को हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिशों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और ये मूल बिंदु हो गया O। ठीक है। अब ये मूल बिंदु O के सापेक्ष हम Q1 का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R1 से दिखाएंगे और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R2 से दिखाएंगे। अब Q1 Q2 के बीच जो दूरी है वो हमें दी नहीं हुई, हमें सिर्फ स्थिति सदिश दिए हुए हैं, R1 स्थिति सदिश और R2 स्थिति सदिश। अब बात करते हैं हम Q2 पर बल। तो Q2 जो है वो Q1 के समान प्रकृति का है तो Q1 Q2 को उठा करके बाहर की तरफ फेंकेगा। इसी तरह से Q1 जो है वो भी क्या है, वो भी धनात्मक प्रकृति का आवेश है तो Q2 उसे उठाकर बाहर फेंकेगा, यानी दोनों प्रतिकर्षित होंगे। अब जो Q2 पर बल लगेगा उसको F21 लिखेंगे और Q1 पे जो लगेगा उसको F12 लिखेंगे। और इसमें एक R21 जो है इकाई सदिश भी लेंगे हम, जो किधर होगा, Q1 से Q2 की तरफ। अब देखिए
अब जो ये दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है ना, ये जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के कारण जो कूलाम बल की दिशा वो हमेशा किधर होती है, वो हमेशा क्या होती है, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो जो रेखा होती है जिसको हम अक्ष बोलते हैं, उस अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, अक्ष के समांतर होती है। ठीक, अब चित्र में दोनों समान प्रकृति के आवेश होने के कारण, हमारा जो चित्र है उस चित्र में दोनों समान प्रकृति के आवेश होने के कारण वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, या एक दूसरे से दूर हटते हैं। यानी दोनों धन प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, अतः प्लस Q2 आवेश पर प्लस Q1 आवेश द्वारा कूलाम बल, यानी प्लस Q2 आवेश जो है उस पर प्लस Q1 आवेश द्वारा कूलाम बल। तो Q2 पर लग रहा है तो हम F21 लिखेंगे उसको, Q2 पर Q1 के कारण तो उसको हम बल को लिखेंगे F21। ठीक है, तो हमने लिख दिया F21। अब बल क्या होता है, बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो उसका परिमाण और इकाई सदिश से हम उसको व्यक्त करेंगे। तो F21 बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर। अब यहाँ देखो R21 जो है वो इकाई सदिश है जिसकी दिशा किधर है F21 की दिशा में। यानी ये देखो R21 की दिशा किधर है, A से B की दिशा में, और इन दोनों आवेशों के बीच दूरी AB कितनी है वो हमने R21 लिख दी। ठीक है, तो इकाई सदिश की दिशा किधर होगी, 2 से इकाई सदिश की दिशा होगी 1 से 2 की तरफ। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है, दूरी जो है AB, वो हमने कितनी लिख दी, वो हमने R21 लिख दी। ठीक है, अब ये मोड लगाया है, मॉडुलस लगाया है, मॉडुलस का मतलब है परिमाण ले रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ इकाई सदिश R21 कैप जो है, कैप लगाया ना, कैप इकाई सदिश को व्यक्त करता है। कोई भी सदिश जो होता है उसका जो इकाई सदिश होता है उसकी दिशा बताता है, और इकाई सदिश का मान क्या होता है, सदिश बटे उसका परिमाण। तो R21 सदिश बटे R21 लंबाई। अतः F21 सदिश बराबर क्या हो जाएगा फिर, K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर और R21 सदिश बटे R21। तो इस तरह से हमने R21 का मान रख दिया। ठीक है, अब नीचे R21 स्क्वायर R21 ये आपस में गुणा हो जाएंगे तो R21 की घात 3 हो जाएगी। ये R21 कुछ नहीं है, दूरी है। ठीक है ना, सिमिलरिटी शो करने के लिए ऐसा किया और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं स्थिति सदिशों को। ठीक है, R1 और R2 जो स्थिति सदिश थे उनको। तो अब ऊपर वाले चित्र को हम यहाँ दोबारा बनाते हैं। तो देखो ये इकाई सदिश, ये स्थिति सदिश R1 हो गया, ये स्थिति सदिश R2 हो गया, और ये एक सदिश हो गया R21। ठीक है, अब यहाँ पर सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो देखो R1 और R21 ये क्या है, सेम ऑर्डर में है, और R2 जो है इनके विपरीत ऑर्डर में है। तो फिर क्या होगा, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से R2 बराबर R1 प्लस R21। तो R21 हमने यहाँ से निकाल लिया जो होगा R2 माइनस R1। तो R21 सदिश जो है उसका जो परिमाण होगा, परिमाण लंबाई होती है सदिश की, तो उसको कैसे व्यक्त कर देंगे हम, इस पर मोड लगा के व्यक्त कर देंगे। और वैसे अगर हम देखें तो R21 जो सदिश है वो R2 माइनस R1 के बराबर है, तो R2 माइनस R1 के आगे मोड लगा। अब ये मान ऊपर समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 मॉड और इसके ऊपर घात 3 और R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये मान बन गया हमारा। तो ये आ गया हमारा Q2 पर कूलाम बल, Q1 के कारण लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये स्थिति सदिशों के रूप में है। वैसे सिंपल सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति सदिशों के रूप में है। ये तो Q2 पर आ गया। अब इसी प्रकार
Q1 पर Q2 द्वारा कूलाम बल, यानी अब हम क्या करेंगे, Q1 पे कूलाम बल निकालेंगे। अब Q1 Q2 दोनों क्या है, धन आवेश हैं, तो Q1 पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसका मान क्या होगा, F12 सदिश बराबर F12 सदिश बराबर KQ1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 कैप। अब यहाँ पर R12 कैप क्या है, ये इकाई सदिश है जो बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो कोई भी सदिश परिमाण और इकाई सदिश से लिखा जाता है ना, तो इस रूप में। अब यहाँ चित्र में देखो, आप इस चित्र में आप देखो कि ये जो R12 सदिश है इसकी दिशा किधर दिखाई है, F12 बल जो है उसकी दिशा में दिखाई है, और ये इकाई सदिश जो है R21 के विपरीत दिशा में है, यानी R12 जो है वो R21 के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्थिति सदिश जो हैं, दोनों स्थिति सदिश क्या है, परिमाण में बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों इकाई सदिश हैं। ठीक है ना, तो दोनों इकाई सदिश हैं, तो ठीक है, और दिशा में क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। दिशा इन दोनों की एक दूसरे से क्या है, विपरीत है, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत सदिश होंगे। ठीक है, तो R12 की जगह अगर हम R21 रख दें तो क्या बन जाएगा, F12 जो होगा वो माइनस F21 बन जाएगा, यानी दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं। और ये कब होता है, ये तब होता है जब दोनों परस्पर अन्योन्य बल हैं। तो ठीक है, F21 का मान हमारे पास है ही, उसके आगे माइनस लगा के और F12 का मान हम लिख देते हैं। तो F21 F12 यानी Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाले बल जो है बराबर मान के हैं और दिशा उनकी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहे हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, तो ये परस्पर अन्योन्य बल भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का और न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। अब देखो बच्चों, चौथा पॉइंट जो है वो है कूलाम बल के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कूलाम बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम देखेंगे। हम पॉइंट्स बना के देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि जो दोनों आवेश होते हैं, दोनों आवेश जो होते हैं वो बिंदुमय होने चाहिए और दोनों के दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, दोनों बिंदुमय होने चाहिए और दोनों स्थिर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आवेशों के बीच ये जो कूलाम बल होता है इसकी एक रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर अनंत दूरी तक ये कार्य करता है। यानी ये नाभिकीय दूरी पर कार्य नहीं करता, उसके अलावा ये सब दूरियों पर कार्य करता है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है दो आवेशों के बीच कूलाम बल जो होता है वो तीसरे आवेश या अन्य आवेशों से पर प्रभावित नहीं होता। यानी दो आवेशों के बीच कूलाम बल में सूत्र में Q1 Q2 आता है ना, Q3 तो नहीं आता। इसका मतलब दो आवेशों के बीच कूलाम बल जो होता है तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होता, सिर्फ उन दो आवेशों पर ही वो निर्भर करता है। ठीक है, चौथा जो है वो है कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम, उसका पालन करता है, क्योंकि जो कूलाम बल होते हैं दो आवेशों के बीच परस्पर अन्योन्य बल के समान होते हैं। ठीक है, परस्पर अन्योन्य बल होते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इसमें वो है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, यानी जिसमें क्या होता है, जो ऐसा कोई भी मतलब क्षेत्र जिसमें बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम बल कहते हैं। छठा जो होता है वो कूलाम बल जो होता है वो होता है हमेशा एक निश्चित बिंदु से होकर निकलता है। देखो, दो आवेशों के बीच बल लग रहा है तो एक आवेश पे जो बल दिखाएंगे उसकी क्रिया रेखा दूसरे आवेश से होके निकलेगी। ठीक है ना, तो हमेशा निश्चित बिंदु से होकर निकलती है, तो इसीलिए इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जब एक से अधिक कूलाम बल लगते हैं किसी आवेश पर तो परिणामी कूलाम बल कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो देखो
इसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं वो देखिए आप। तो बिंदु आवेशों के निकाय में किसी आवेश पर परिणामी कूलाम बल अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही कूलाम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो कूलाम बल लगता है उन सभी बलों का हम सदिश योग कर लेते हैं। अब देखो एक निकाय बनाते हैं जिसमें n बिंदु आवेश हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Qn, और वहाँ पर एक Q0 आवेश रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो Q0 आवेश पर हम देखेंगे कि प्रत्येक बिंदु आवेश कितना कूलाम बल लगाता है, ठीक है। तो हम उन सभी अलग अलग आवेशों के कारण Q0 आवेश पर जो बल लग रहा है उस बल को लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे Q1 के द्वारा Q0 पे जो बल लगेगा तो वो कितना होगा, Q01, Q2 द्वारा Q02, Q3 द्वारा Q03, इसी तरह से Qn द्वारा Q0n। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल हमने अलग अलग जो है कूलाम बल ज्ञात कर लिए, ठीक है, सभी आवेशों के कारण Q0 आवेश पर। तो Q0 आवेश पर अब परिणामी बल निकालना है, तो इन सभी बलों का हम क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, ठीक है। तो Q0 आवेश पर अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी कूलाम बल, तो हम इन सब का क्या कर देंगे, अब सदिश योग कर देंगे। तो इन सभी बलों का सदिश योग कितना होगा, फिर उसको हम गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे, F0 बराबर F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश, और इस तरह से डैश डैश करके F0n सदिश, क्योंकि n बिंदु आवेश है इसमें। तो ये आ गया आपका परिणामी कूलाम बल। ये किस पे आया, Q0 आवेश पर, ठीक है, वो n आवेशों के निकाय के कारण। अब यहाँ पर देखो हम अलग अलग अगर लिखें तो Q0 आवेश पर Q1 के कारण क्या बल लगा, तो उस बल का परिमाण लिख देंगे और आगे इकाई सदिश लिख देंगे, ठीक है। तो K Q0 Q1 R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट इकाई सदिश, ये इकाई सदिश जो है आगे उसको हम लिख देंगे। इसी तरह से Q2 द्वारा Q0 पर कितना बल लगेगा, Q3 द्वारा Q0 पर कितना बल लगेगा, इसी सीक्वेंस से हम जितने भी बिंदु आवेश हैं उन सब के कारण Q0 पर कूलाम बलों के सूत्र लिख देंगे। ये सूत्र हमें पता है कि कूलाम बल का सूत्र कैसे लिखा जाता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और आर कैप क्या होता है, इकाई सदिश होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, सीधा हम इसमें क्या लगा देते हैं, समेशन लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 की जगह Qi लिख देंगे। तो K Q0 Qi आर आई नोट स्क्वायर आर आई नोट कैप, और i की जो वैल्यू है 1 से n तक जाएगी। बस ये कूलाम बल हो गया। बच्चों हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है 1.8। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, हमें दो दो आवेशित कण दिए हैं, यानी दो गोले मान लिए हमने, आवेशित गोले जिन पे आवेश का मान बराबर है, और उनको दो धागों से बांधकर हमने लटका दिया। लटकाने के बाद दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके साम्यावस्था में स्थापित हो जाएंगे। तो ये स्थिति जो चित्र में दिखाई है ये है। यहाँ पर हमें कुछ जो चीज़ दी हुई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हमें ये लंबाई L दी हुई है, धागों की लंबाई, एक ये बीच की दूरी दे रखी है D, ठीक है, कि जब साम्यावस्था आती है तो दोनों गोले एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करते हैं तो वो डी दूरी पर स्थापित हो जाते हैं। हमें यहाँ पर एक तो ये कोण नहीं दिया हुआ, तो मैं अपनी तरफ से ये कोण थीटा मान लेता हूँ। ये यहाँ से जो हमने डाला ना, ये लंब है, ये लंब डाला है हमने, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीन तरह के बल लगेंगे, प्रत्येक गोले पर तीन तरह के बल लगेंगे, क्योंकि दोनों पर आवेश का मान बराबर है क्यू क्यू। तो हम एक गोले को उठाते हैं, एक गोले का अध्ययन करेंगे, दूसरे गोले पे भी सेम स्थिति होगी। सबसे पहले तो इधर वाला गोला इस गोले को क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और इस तरफ लगेगा वो प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जो होता है गुरु, जो कूलाम बल होता है वो है, ठीक है। तो एक तो ये बल लगा इसमें। दूसरा बल जो है, ये जो सामने दिख रहा है हमें रस्सी से इधर खींच रही है, इसे तनाव बल कहते हैं, इसे टी से लिख देंगे। तीसरा जो बल है वो इस गोले का भार है,
जो नीचे की तरफ काम करेगा mg। ये 3 बल इस पे कार्य कर रहे हैं। अब चूंकि साम्यावस्था है तो हम जानते हैं कि साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में किसी कण पर लगने वाले सभी बल जो होते हैं उनका परिणामी शून्य होता है। तो साम्यावस्था में हम क्या करेंगे, साम्यावस्था में जो हमारा ये जो पिंड है, दोनों पिंड है इस अवस्था में रहेंगे। तो अब साम्यावस्था में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ये आवेश है, एक बल इधर लग रहा है F, एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल नीचे की तरफ लग रहा है। हम क्या करते हैं, इन्हें दो लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजित कर लेते हैं। तो देखो एक क्षैतिज अक्ष ये ले लिया और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष ये ले लिया। जो चूंकि ये कोण थीटा है यहाँ पर, तो इधर वाला ये कोण भी थीटा होगा। कैसे, देखो मैं इसको यहाँ बना के देता हूँ। ये मैंने ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी तो ये कोण क्या हो गया, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये अंतर कोण थीटा होगा, तो ये थीटा कोण यहाँ दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब टी को वियोजित करेंगे। तो टी का जिस तरफ थीटा कोण है उस तरफ घटक क्या होगा, टी कॉस थीटा। जिधर घटक थीटा कोण होता है उधर कॉस थीटा के रूप में होता है, और उसके बिल्कुल लंबवत क्या होता है, घटक टी साइन थीटा। तो इस तरह से हमने एक टी जो बल था, तनाव बल, टी क्या है यहाँ पर, तनाव बल, तनाव बल, उस तनाव बल को भी वियोजित कर लिया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्षैतिज अक्ष के अनुदिश टी साइन थीटा और एफ आ गया। अब साम्यावस्था है तो यहाँ पर क्या होगा, टी साइन थीटा जो बल है वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। और एफ क्या है, कूलाम बल है, तो कूलाम बल का मान क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बटे इनके बीच की जो दूरी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, आर स्क्वायर। ये हमारी पहली समीकरण बन गई। अच्छा, साम्यावस्था है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल भी क्या होंगे, बराबर। कौन से ऊर्ध्वाधर बल, ये वाला बल और ये mg, ये दोनों बल, ये दोनों बल भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ टी कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है और mg भार जो है नीचे की तरफ लग रहा है। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से t और t यानी तनाव बल हमें नहीं दिया और थीटा भी हमें नहीं पता, तो दोनों में से एक को हटा लेते हैं। तो एक को कैसे हटाते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं। तो हम लिख देते हैं टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा। तो ये तो लेफ्ट साइड में हमने भाग दे दिया, ऐसे ही राइट साइड में के क्यू स्क्वेयर बटे डी स्क्वेयर, और इसके बटे में हमने क्या लिख दिया, इसके बटे में हमने एम जी लिख दिया। देखो टी से टी कट गया, जब टी से टी कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और यहाँ क्या आ गया, के क्यू स्क्वेयर बटे एम जी डी स्क्वेयर, ठीक है। ये टेन थीटा आ गया हमारे पास। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया हुआ और हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों आवेशों, दोनों पिंडों पर जो आवेश का मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये रहा वो आवेश का मान, ये ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको साइड में कर लेते हैं। तो हम जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे एक साइड में कर लेते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, एम जी डी स्क्वेयर टेन थीटा और बटे में के, ये चीज़ आ गई। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम जी डी स्क्वेयर टेन थीटा बटे के। अब जरा हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर हमें m दे रखा है, l दे रखा है, और यहाँ पर हमें एक चीज़ और दे रखी है जिसको हम d बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये d हो गया, ये l हो गया और ये m हो गया। तो अब पहले आप d और l को देखो। तो यहाँ पर d का मान कितना दे रखा है आपको, आपको d यानी दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी दे रखी है, आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको धागे की लंबाई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 40 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है काफ़ी 4 सेंटीमीटर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि L जो है वो D से काफ़ी बड़ा हो गया। तो ऐसा होने पर हमारा ये जो चित्र है, ये चित्र, इस चित्र में ये जो D बटे 2 दूरी है और ये जो L दूरी है, तो इस L दूरी की तुलना में D बटे 2 दूरी जो है वो नगण्य है ना। और ये बीच में कोण थीटा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डी बटे दो और डी बटे दो और बटे में एल, यानी ये देखो बड़ा चित्र करके बनाऊँ अगर मैं, तो ये क्या हो गया डी बटे दो और ये क्या हो गया एल, और ये कोण क्या हो गया थीटा। ये आधा, ये डायग्राम हमने ले लिया इधर वाला, ये आधा डायग्राम, ये वाला। तो ये टोटल दूरी अगर डी बटे दो है तो आधी दूरी कितनी, टोटल दूरी अगर डी है तो आधी दूरी डी बटे दो होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल्स आ गया डी अपॉन 2l। अब देखो क्योंकि डी जो है बहुत छोटा है एल की तुलना में, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टेन थीटा, यानी कोण बहुत छोटा है तो हम टेन थीटा की जगह डी बटे 2l रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, ये समीकरण जो एक है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक में रखने पर, इसको समीकरण एक में रख देंगे। अब समीकरण एक में अगर हम इसे रखते हैं तो देखो क्या मान आएगा यहाँ पर। तो यहाँ समीकरण एक में अगर हम इसको रखते हैं तो क्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा एम जी डी स्क्वेयर, एम जी डी स्क्वेयर, और टेन थीटा का मान कितना है डी बटे 2l, और अपॉन में क्या है के,
ये चीज़ हमारे पास Q का मान आ गया। तो Q बराबर हमारे पास क्या आ गया, mg d⁻³ और 2kl, इसका पूरे का पूरा रूट। अब इसमें इन राशियों के मान रख देंगे, इन सभी राशियों के मान रख देंगे और रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मेन समझने की जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये राशियों के मान रख के रिजल्ट तो निकाल लेंगे हम, हमारे पास सभी मान है यहाँ पे। यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो ये है, ये बात आपको समझनी है। ये अब ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आया, इसमें आपको कोई भी मान दे करके और कोई भी मान पूछा जा सकता है, तो आप ये दो समीकरण इस्तेमाल करके ये चीज़ करेंगे। और तीसरी जो चीज़ आपको करनी है उसमें वो ये है कि यहाँ पर आपको एक साइन थीटा का मान निकालना है। तो ये तीन चीज़ें जो है इसमें कंसेप्चुअल है। जब इसको हम हल करेंगे, इसमें आपको पता है सारे मान, MGL के सारे मान हमें ज्ञात है। तो हम यहाँ पर अगर देखें हम, तो हमें M का मान कितना है, 200 गुना 10⁻³ kg, और G का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और L का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर है ना, 10⁻² मीटर में बदल लिया। ठीक है, और क्या बच गया यहाँ पर, और डी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 10⁻² मीटर में। ये जब सारे मान इसमें रखेंगे, तो ये मान लगभग कितना आ जाएगा हल करने पर, ये लगभग आ जाएगा 4/3 गुना 10⁻7 कूलम, तो ये मान आ जाएगा। बच्चों अब एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। इस एग्जाम्पल में हमें ये देखना है कि अगर हम आवेशों का निकाय देखते हैं तो संतुलन के लिए क्या चीज़ होती है। कोई भी आवेश अगर संतुलन में है तो उस पे लगने वाले जो कूलाम बल का मान होता है और जो दिशा होती है वो बराबर एवं विपरीत होनी चाहिए, तभी वो संतुलन में होगा। तो जैसे हम कोई क्वेश्चन दिया है कि 9e और 4e दो आवेश दिए हमें, उनके बीच जो मिलाने रेखा पर q आवेश रख दिया हमने, और q आवेश कहाँ रखें कि ये संतुलन में रहे। तो 9e और 4e के बीच में हमें दूरी दे रखी है r, तो हमने इधर 9e और इधर 4e रख दिया, बीच की दूरी ये r होगी। हमने मान लो इससे x दूरी पर q आवेश को रख दिया। अब q आवेश अगर संतुलन में है तो इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, मान लो वो इस दिशा में, और इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है वो इस दिशा में, तो दोनों बल क्या हो गए, विपरीत दिशा में। अगर ये दोनों बराबर हैं तो q आवेश अपनी जगह पे बना रहेगा और साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो q आवेश पर 9e द्वारा बल और q आवेश पर 4e द्वारा बल। तो 9e से q आवेश की दूरी कितनी है, x है, और 4e से q आवेश की दूरी कितनी है, r-x है। ठीक है, क्योंकि टोटल दूरी ये r है। तो अब हमने सूत्र रख दिया KQ1Q2/r², KQ1Q2/r² का फॉर्मूला रख करके, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको ओपन नहीं करना, हमें इसका वर्गमूल लेना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेकर के जब हल करेंगे तो इधर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो पहले हम ये प्लस साइन लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम प्लस साइन लेते हैं तो ये क्या बन गया, ये रिजल्ट, तो हमारे पास x का जो मान आ गया वो 3/5 r आ गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस 9e आवेश से कितनी दूरी पर, 3/5 r दूरी पर साम्य अवस्था की स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह लेता हूँ तो माइनस चिन्ह लेने से क्या होगा, माइनस चिन्ह लेने से देखो यहाँ पर x का मान 3r आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी है ये यहाँ होगी कहीं, यानी r दूरी का 3 गुने पर। लेकिन हमसे उसने बीच में पूछा है, तो ये रिजल्ट सही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, q आवेश से 9e, q आवेश जो 9e से 3/5r दूरी पर रखने पर साम्य अवस्था में होगा। अब इसमें एक चीज और है, ये जो q आवेश की साम्य अवस्था है ये स्थायी और अस्थायी दो होती है। अगर ये धन आवेश है तो ये स्थायी साम्य अवस्था में है, और अगर ये ऋण आवेश है तो ये अस्थायी साम्य अवस्था में। अस्थायी में मतलब कि अगर इसको कहीं भी मैं इधर या इधर सरका दूं तो ये वापिस अगर यहीं आता है लौट के, तो ये स्थायी साम्य अवस्था है, अन्यथा ये अस्थायी है। तो धन आवेश होने पर इसके ये स्थायी में होगा, और अगर ये ऋण आवेशित है तो ये अस्थायी साम्य अवस्था होगी। बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल भी पहले वाले एग्जाम्पल की तरह साम्य अवस्था पर ही आधारित है। इसमें हमें क्या दे रखे हैं, 3 आवेश दे रखे हैं, और 2 आवेश जो हैं वो समान परिमाण और समान प्रकृति के हैं, क्यू आवेश क्यू। तो एक आवेश मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और इनके बीच की दूरी हमें r दे रखी है। अब वो कह रहा है कि तीसरा एक कोई भी आवेश q है, उसको हमने यहाँ रखा है बीच में, उसने हमें जगह दी हुई है, इसकी पोजीशन दी हुई है कि बीच में रखनी है। पिछले क्वेश्चन में ये पोजीशन नहीं दी थी उसने, इसमें हमने पोजीशन दे दी कि बीचों बीच रखना है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि इस q को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये q कितने मान का हो कि इसे यहाँ रखने पर पूरा निकाय संतुलन में रहे। अब पूरा निकाय संतुलन का मतलब ये होता है कि इस q आवेश पर भी परिणामी बल शून्य होना चाहिए, इस पे भी परिणामी बल शून्य होना चाहिए, और इस पे भी परिणामी बल शून्य होना चाहिए।
तो अब हम क्या करते हैं, पूरा निकाय अगर संतुलन में है और हमें इस Q का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक सिरे वाले आवेश पर जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये साम्यावस्था में था तो इस पर हमने कुल बल शून्य कर, अब की बार हम यहाँ जाते हैं इस आवेश पर। अब सोचो जरा, इस आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, वो दोनों बल अगर विपरीत दिशा में होंगे तभी ये साम्यावस्था में रह सकता है। इस आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, वो जब विपरीत दिशा में होंगे तभी ये संतुलन में रह सकता है। और विपरीत दिशा में बल लगने के लिए आवश्यक है कि इस आवेश की जो प्रकृति है वो इन दोनों आवेशों से विपरीत होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों धन आवेश हैं तो ये कैसा होना चाहिए, ऋण आवेश। तो हमें पता चल गया कि जो Q आवेश हमें रखना है वो ऋण प्रकृति का होना चाहिए। अब दूसरी चीज, इस Q आवेश के कारण इस पे बल निकालेंगे हम, तो वो बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। तो उस बल की दिशा को मैं यहाँ पर क्या दिखा देता हूँ, ये बल की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। और इस इधर वाला जो ये Q आवेश है, इसके कारण इस पे बल की दिशा क्या होगा, प्रतिकर्षण कारण इस दिशा में होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इस Q आवेश पर इस स्मॉल q के कारण बल इधर लग रहा है और कैपिटल Q के कारण बल इधर लग रहा है। इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण लग रहा है इस दिशा में, और इसके कारण इस पर आकर्षण लग रहा है इस दिशा में। क्योंकि ये ऋण प्रकृति का आवेश होगा तभी ये संभव है साम्यावस्था। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे परिणामी बल हम निकाल लेते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर अगर हम देखें कि यदि सिरों पर स्थित आवेश धनात्मक प्रकृति के हैं तो मध्य में रखे हुए आवेश Q के ऋणात्मक प्रकृति के होने पर ही संपूर्ण निकाय संतुलन में रह सकता है। और निकाय के संतुलन का अर्थ होता है कि प्रत्येक आवेश पर परिणामी कूलाम बल शून्य होना चाहिए। अब माना बाईं ओर लेफ्ट साइड में रखे हुए Q आवेश को लें तो इसकी साम्यावस्था के लिए Q आवेश पर Q द्वारा बल यानी दाईं ओर, तो ये Q हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दो। यानी इस Q आवेश पर इस Q आवेश के कारण दाईं ओर बल और इस Q आवेश पर इस Q आवेश के कारण बाईं ओर जो बल होंगे वो बराबर होने चाहिए। तो हमने यही लिखा है देखो। तो अब इस Q और इस Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी तो r/2 है। और इन दोनों के बीच भी दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, Q आवेश के बीच r है। तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, Q/r/2 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मोड लगाया। मोड का मतलब यह है कि मैंने इसका इसका चिन्ह नहीं लिया, इसकी प्रकृति नहीं ली, ठीक है। तो ये बल और इधर ये बल, दोनों बल बराबर रख दिए। बराबर रख के मैंने इसको हल किया, हल करके मैंने Q का परिमाण निकाल लिया Q/4। जब भी हमें पता है Q ऋणात्मक है तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, वो आवेश Q जो है वो -Q/4 होगा, तभी क्या होगा, हमारा संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा। अब यही सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका मान -Q/4 निकाला है ना, ठीक है। ये जो हमें दिए हुए हैं ये जो मान, तो इसका मान क्या होगा, -Q/4। हम इसके लिए भी अगर करें तो सेम यही रिजल्ट आएगा, -Q/4। इसका मतलब इस आवेश को -Q/4 लेने पर, इस आवेश को कितना ले लें हम, इस आवेश को -Q/4 अगर हम लेते हैं तो ये खुद भी यहाँ रहेगा, ये खुद भी यहाँ रहेगा और ये भी यहाँ रहेगा, यानी पूरा निकाय संतुलन में रह सकता है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है। बच्चों, हमने इस वीडियो में इन 6 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। धन्यवाद।